पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं और काफ़ी बड़ी बातें कई बार मुख्यमंत्री से भी इन्होंने कही है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, काफ़ी बड़े और सीनियर लीडर हैं, किस तरीके का समीकरण है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में आप सीनियर लीडर हैं, किस तरीके से देखते हैं सर, कौन सी पार्टी हावी होती हुई नजर आ रही इन 5 राज्यों चुनाव में? देखिए, एक तो आपकी जो प्रेस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे दूसरी है, प्रिंट प्रेस है, वो उन्होंने इसको एक संज्ञा दे दी कि ये सेमीफाइनल है। 2024 का जो चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में मुकाबले जो भी होंगे उनको हर दृष्टि से देखा जाएगा कि 2024 का चुनाव कैसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडिया का गठबंधन है वो शायद असेंबली जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, उनमें वो इतना असर नहीं दिखाता, या हो सकता है कि इंडिया का जो गठबंधन है वो असेंबली में अपने गठबंधन को उस तरीके से नहीं सोच सकता या नहीं सोचता जिस तरीके से वो 2024 में जाना चाहते हैं लोकसभा में। और इसीलिए मैंने ये पहले भी ये बात कही है कि 400 से और 450 सीटों तक ये अपने आप को सीमित रखेंगे लोकसभा में, और हो सकता है 100-125 सीटों पे सहमति ना बने या सहमति ना बनाएं, ताकि गठबंधन को टूटने के कगार से बचाने के लिए। तो इस परिस्थिति में असेंबली चुनाव में इंडिया गठबंधन कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, तो उस परिस्थिति में जो मतदाता है इन 5 राज्यों का, वो उसका मन क्या है कि वो आगे भी उसी सरकार को जो पिछले 10 साल से चल रही है या 5 साल से चल रही है या 20 साल से चल रही है, उनको आगे ले जाना चाहेगा या नहीं। तो मनोस्थिति ये होती है आम वोटर की कि वो नई चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता है। तो इसलिए आकर्षक होंगे ये चुनाव। और देखने वाली बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी, ये कोई फैक्टर है या नहीं है। और सर, पर जिस तरीके से राजस्थान चुनाव की बात करें तो राजस्थान चुनाव में जिस तरीके से जेजेपी भी अपने आप को आजमाती हुई नज़र आ रही है, जो हरियाणा से सटे बॉर्डर हैं, लगातार वहाँ पर रोड शो दुष्यंत चौटाला करते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना इफेक्ट आप राजस्थान चुनाव में जेजेपी का देखते हैं? देखिए, हरियाणा में अपना जो उनका एक प्रयास था, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बनने का, उस पे तो उन्होंने पानी फेर दिया। लोगों ने नहीं, लोगों ने तो उनको 10 सीटें दी जीत के, लेकिन जिस नारे से दी कि हम बीजेपी को जमुना पार लेके जाएंगे, वो खुद बीजेपी की जेब में चले गए। मैं तो कहता ना, कुछ तो कहते गोद में चले गए, मैं कहता जेब में चले गए। और इसलिए हरियाणा में आम मतदाता जो कभी किसी न किसी तरीके से इनका समर्थक होता था, आज वो पूरे तौर पे इनसे पीछे हट गया। इसलिए एक दूसरा कोई प्रयास वहाँ करेंगे, कोई बड़ी बात कहेंगे, और जैसे यहाँ झूठ की पूरी तामीर की इन्होंने कि हमें 2 और हम बीजेपी को भगाएंगे। अब एक नई सोच हरियाणा में शुरू कर दी। एक तरफ तो कहते हैं कि हम हरियाणा में गठबंधन रखेंगे और राजस्थान में भी गठबंधन आगे नया बनाएंगे बीजेपी के साथ, और दूसरी तरफ हरियाणा में आके ये बोलते हैं कि हमारे को 46 सीटें दो, हम 90 के 90 पे चुनाव लड़ेंगे ताकि हमारी सरकार बने। तो ये चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया, ये भी इनके कार्यकर्ता। ये दोगली जो बात है, इसको जनता अब समझ चुकी है। इसमें कोई, या तो भाई अगर सरकार बनाने की हैसियत रखते हो
तो कहो कि गठबंधन का तो सवाल ही नहीं, जब 46 MLA तो तभी आएंगे ना जब गठबंधन नहीं होगा। या फिर झूठ बोलना बंद करो, या फिर ये कहो कि नहीं हम तो गठबंधन के साथ चलेंगे। ये जो एक अपने वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड विद द सेम ब्रेथ, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि राजस्थान में कोई कितना ही रोड शो करें, कुछ भी करें, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इनको कोई सीटें देगी और गठबंधन की कोई शक्ल आएगी। और दूसरा ये भी है कि ये भी कहीं सीट कोई कैंडिडेट ही बहुत अच्छा हो, अपनी ताकत से जीत जाए तो अलग बात है, ना तो कोई सीट भी इनको नहीं मिलने वाली। और इनको ये आंकड़े देखने पड़ेंगे कि हमारी ज़मानत कितनी सीटों पर जब्त हुई है, ये हालत है। तो ये बाकी अब चुनाव परिणाम को ये सोच के कि नहीं हम आगे प्रयास करेंगे, हम तो अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है कि इनका प्रयास पाँव जमाने तक ही सीमित हो। सर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इनके जो बड़े नेता हैं एक एक करके जेजेपी छोड़ रहे हैं। सतपाल सागवान ने जेजेपी छोड़ दी है, तो किस तरीके से आप हरियाणा में आप जेजेपी को देख रहे हैं? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि जो इनके समर्थक थे, जिनको जिस तरीके से इनको वोट मिला और जो इनके नेता इनसे जुड़े वो बीजेपी के खिलाफ वोट बैंक था इनका, इसलिए जुड़े, और अब तो इनके नेता ही छोड़ कर जा रहे हैं। यही बात है, नेताओं ने भी समझ लिया कि जिस पार्टी में हम बैठे हैं वहाँ झूठ बोलने का क्रम ख़त्म होने को नहीं आ रहा, नई झूठ बोली जा रही हैं, तो इसलिए हम क्यों डिस्क्रेडिट हों लोगों की नज़रों में। बेहतर तो यही है कि कम से कम हम अपनी बात ये कह के इस पार्टी में जिस किस्म से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है हम उसका समर्थन नहीं करते। और इसीलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने चुनाव लड़ा है या जो लड़ने की मन रखते हैं उन्होंने भी ये सोच लिया कि राजनीतिक तौर पे इनसे अलग होने का ही फ़ायदा है। और कोई प्रयास मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में भी या राजस्थान में चुनाव लड़ाने से कुछ लोग इनकी पार्टी में रुके रहेंगे। हरियाणा में तो जाने का सिलसिला जो चुनाव नज़दीक आएगा हरियाणा का जाने का सिलसिला तेज़ी से बढ़ेगा। सर एक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका एक बयान चर्चाओं में है। पहले वो ब्राह्मण समाज के नेता को डिप्टी सीएम बनाते हैं, उसके बाद 4 समाज के नेताओं को डिप्टी सीएम बनाते हैं। अब हाल ही में उनका बयान आया है कि एक महिला डिप्टी सीएम बनेगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यदि जाट नेता इस बार सीएम नहीं बनेगा तो डिप्टी सीएम बनेगा। किस तरफ आप इशारा देखते हैं सर? काफ़ी सीनियर लीडर हैं। और दूसरा, ऐसा संविधान में प्रावधान है कि हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बन सके? नहीं, संविधान में तो डिप्टी सीएम का कोई पद है ही नहीं। संविधान में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई पद नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये बात राजनीति में और राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं की मजबूरी है या उनको ठीक लगती है तो सभी पार्टियां मिलके संशोधन करा लें संविधान में कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर, तो कम से कम उसको संवैधानिक हैसियत तो बनेगी। अब कोई आपकी मीडिया में बेशक उनको आप संबोधित करते रहें, जलसे जुलूस में बोलते रहें ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे वो मंत्री हैं, सिर्फ मंत्री। और उसमें ये भी नहीं होता कि ये सीनियर मिनिस्टर है, वो भी सभी मंत्री बराबर होते हैं। तो ये एक गलत प्रथा है जो बहुत सालों से है और पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से है, मैं ये भी मानता हूँ। इसको शुद्ध करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको लीगल पोजीशन इसकी बनाने के लिए संविधान संशोधन ज़रूरी है, तब तो ये बात करें। और भूपेंद्र सिंह जी जैसे बात कर रहे हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन की बात कम करते हैं, वो 4 समाज के जो वर्ग हैं उनको आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिसकी 22 करोड़ की आबादी है और जिसकी 403 सीटें हैं, वहाँ तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये 90 सीटों पे
तो ये चुनावी अगर बात है तो लोगों को अपने कार्यक्रम के प्रति आकर्षित करने की कोशिश करें। ये क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो एक बार जब हम थे तब भी चंद्रमोहन जी को बनाया था, लेकिन उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की श्रेणी में लेके भी कोई महत्वपूर्ण विभाग देने हों, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों, कैबिनेट में भी कुछ ऐसे फैसले हों जिसमें उनकी भूमिका रहे, ये सारी चीज़ें निरर्थक हैं, कोई मायने नहीं रखते। इसलिए राजनीति करनी है तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से करो, पदों के माध्यम से राजनीति नहीं मिल सकती। और जो आप कह रहे हो, अब तो उन्होंने अपनी भाषा को भी सुधारा है कि मैंने ये नहीं है। पहले तो ऐसे लगता था जैसे वो कह रहे हैं मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ ही हूँ, ये 4 श्रेणियाँ और भी होंगी। अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई भी जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उस जाति के अलावा दूसरी जातियाँ, तो ये, और लोग भी इन बातों को समझते हैं, कोई इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते लोग चुनावी जंग में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बेबाकी से खबर अभी तक के आगे बात रखी है। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक।